इसी से आगे जाके फिर अमिताभ बच्चन की मूवी भी बनी थी दीवार, तो केकुले की काफी मजाक बनाएगी जबरदस्त। अब ये क्या है, एरोमेटिक है, एंटी है, नॉन है, क्या है? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सिर्फ फर्क जो है, इसमें भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो हमको पूछा था इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है एंटी एरोमेटिक के लिए। अपन हमेशा ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में कौन से पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अगर यहाँ से H प्लस निकाल गया, नेगेटिव बन जाए, वो बन जाए, तो रिंग करंट तब जनरेट होगा ना जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन सारे डीलोकलाइज होंगे, ऐसे है ना। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी है नीचे भी है। वो पॉजिटिव चार्ज अबव द प्लेन भी आ सकता है बेंजीन के, और वो पॉजिटिव चार्ज बिलो द प्लेन भी आ सकता है। कैसे हो भाई? ठीक हो सब? फोटो कैसे लगी पहले वाली? अरे तो अनअकैडमी वालों की चेंज करनी पड़ी, ये वाली सही है। फोटो कैसे लगी? बढ़िया है, चलो बैठो। अरे बैठो बैठो। आज का लेक्चर है ना, उसका एक एनिमेशन भी देखना आप, है ना। एरोमेट सिटी पे एक पूरा एक एनिमेशन है। तो आज के लेक्चर की हेडिंग लगाओ, आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। यह हेडिंग लगाओ, एरोमेटिसिटी, सिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आज का हेडिंग रहेगा एरोमेटिसिटी तो इसका एनिमेशन तो पूरा यूट्यूब पे है, ठीक है। पहले अपन बेसिक चीजें समझते हैं, मतलब पूरा फोकस रहेगा अपना एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स पे। तो पहले तो सबसे पहले ये लिखो कि ये एरोमेटिक वर्ड कहां से आया। एरोमेटिक वर्ड कहां से आया? एरोमेटिक वर्ड आया है फ्रॉम एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट स्मेल। तो पहले ये लिखो, अच्छी वाली खुशबू आती है ना, बढ़िया। होटल वोटल में जान देखते हैं ना, वहां एकदम शानदार खुशबू लगा के रखते हैं। तो एरोमेटिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एरोमा, विच मीन्स प्लेजेंट स्मेल, हैविंग प्लेजेंट स्मेल, बढ़िया वाली खुशबू। जस्ट लाइक ए होटल रिसेप्शन, नॉट हॉस्पिटल रिसेप्शन, नॉट स्कूल रिसेप्शन। वहां पर कौन लगाता है बस। तो ये समझ में आ गया, पुराना लिखा हुआ है। तो एरोमेटिक वर्ड एरोमा, एरोमा मतलब बढ़िया वाली स्मेल। आगे बढ़े, ठीक है। वर्ड बेंजीन कहां से आया? ये तो कोई खास बात नहीं है इतनी। बेंजीन वर्ड आया है हमारा बेंजोइन से, और बेंजोइन एक रेजिन होता है। रेजिन मतलब एक पॉलीमर टाइप का, बेसिकली परफ्यूम में यूज होता था 16th सेंचुरी के अंदर। तो वहां जो परफ्यूम में यूज होता था, वहां से बेंजोइन वर्ड आया और वहां से बेंजीन वर्ड आया। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम गम बेंजोइन, एन एरोमेटिक रेजिन। रेजिन मतलब दैट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर, जिनका पॉलीमर बनाया जा सकता है। ऐसे ही इसका हिस्ट्री है उसकी। आगे बढ़े। अरे यार, तुम्हारा एक दोस्त और कम हो गया आज, उसकी तबीयत खराब। आगे बढ़े। मेन लिख लो, वर्ड बेंजीन फ्रॉम बेंजोइन,
गम बेंजोइन एंड एरोमेटिक रेजिड्यू, बस सेंचुरी वगैरह की जरूरत नहीं है, साउथ एशिया की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये हिस्ट्री ऑफ बेंजीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। बेंजीन की हिस्ट्री, जब होता है ना लोगों को बोलने की आज़ादी होती है तो कुछ भी बोलते हैं ना अपन, डेमोक्रेसी में ऐसा ही तो होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही एक बार जैसे ये मतलब डिबेट चल रही थी ना कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो सभी को फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप प्रपोज करो, आपके हिसाब से क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। तो सबने अपने अपने हिसाब से प्रपोज किया, है ना। तो ये कुछ फेमस हैं, ऐसा कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 400 स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए थे। कितने स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए? 400, ठीक है। उसमें से फेमस है एक क्लॉस बेंजीन, और ये एक दीवार बेंजीन। इसी से आगे जाके फिर अमिताभ बच्चन की मूवी बनी थी दीवार, वो इसी बेंजीन से इम्पैक्ट होके मतलब क्या बोलते हैं उसको, आदर्श लिया, ठीक है। फिर ये लेडेनबर्ग बेंजीन। लेडेनबर्ग बेंजीन क्या होता है? ट्राइंगल के नीचे ट्राइंगल और एक एक बॉन्ड कनेक्ट कर दिया उसको, ठीक है। तो लगे हाथ, तो आर्मस्ट्रांग ने बोला मेरी भी ले लो बेंजीन, उसने भी एरो एरो बना के बोला ये बेंजीन। वैलेंसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, स्ट्रक्चर देना था। फिर केकुले ने बोला, सबसे फेमस केकुले बेंजीन। तो केकुले को पूछा गया भाई कि ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये स्ट्रक्चर है। तो बस केकुले ने एक छोटी सी बात बोली और वो हिस्ट्री बन गई। केकुले ने बोला कि ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, ये मुझको रात को सपने में आया था। तो बड़ा फेमस है केकुलेज ड्रीम, आपके 11th के एनसीईआरटी में भी दे रखा है एक जगह लास्ट में, केकुलेज ड्रीम, केकुले का सपना, है ना। तो उसने सपने में क्या देखा? क्या उसको सपने में बेंजीन नजर आई? नहीं आई। उसने कहा कि मुझे सपने में एक विंडो दिखा। विंडो मतलब खिड़की दिखी, ठीक है। और उस विंडो में उसने क्या देखा? उस विंडो में उसने देखा कि सांप घूम रहे हैं ऐसे, एक सांप घूम रहा है, ये सांप का मुंह है, ये इसका मुंह है और ये इसका मुंह है। ये इसके मुंह से इसकी जो पूंछ है उसको वो चबा रहा है ऐसे, ये इसको चबा रहा है ऐसे, ये इसको चबा रहा है ऐसे। तो देखा गोल गोल ऐसे सांप घूम रहे हैं। तो प्रोबेबली जैसे वो सांप घूम रहे हैं वैसे ही बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है ना, ऐसे मूव कर रहे हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे। तो केकुले की काफ़ी मजाक बनाएगी ज़बरदस्त कि यार ये क्या बात है, यहाँ साइंटिफिक बातें हो रही है, तुम कह रहे हो मेरे को रात को सपना आया, तुमको सांप दिख गया, बिच्छू दिख गया, स्पाइडरमैन दिख गया, उससे क्या होता है। तो केकुले को थोड़ा सा मतलब डिसरेस्पेक्ट किया गया और उसकी बात हवा में उड़ा दी गई। फिर बाकी लोगों ने कहा हमारी बेंजीन देखो देखो कैसे एरो निकल रहे हैं, देखो शानदार सुंदर भी दिख रही है ऐसे, तुम्हारी वाली कहाँ सुंदर दिख रही है ऐसे, है ना। कुछ ने कहा देखो सिमेट्रिकल, एकदम ज़बरदस्त, इधर से या उधर से। सब ने अपने अपने लॉजिक दिए, लेकिन अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद ये केकुले की ड्रीम के बारे में, जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आई उससे पता चला कि बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है ना। प्लस ये पता चला कि उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें ये सब प्रूव नहीं कर पा रहे थे, जैसे बॉन्ड लेंथ इक्वल है वो सब प्रूव नहीं होती, स्टेबिलिटी इनसे प्रूव नहीं होती है। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्टेबल, जो कैसे होते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो वो सब फेल हो गए और फिर अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उससे हमको पता चल गया कि सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बराबर है, और इसी तरीके से केकुले की बेंजीन को मान लिया गया और केकुले को सॉरी बोला गया। लेकिन ये स्ट्रक्चर कब आया, कौन सी ईयर में आया? नहीं, केकुले ने कब बोला था? 1865। और ये जो टेक्नोलॉजी आई है कब आई? 1929 में। यानी इसका क्या मतलब हुआ? दैट टाइम केकुले वॉज नो मोर, है ना। तो शायद केकुले को पता ही नहीं कि वो क्या करके गया, कितने लोगों पे हमको काम पे लगा के गया, है ना। तो केकुले का काफ़ी बाद में पता चला। तो कई बार जीवन में ऐसा होता है कि अच्छा काम जो करते हैं ना उसकी रिकग्नाइजेशन बाद में भी होती है। चलो अब बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6, ठीक है। बेंजीन में सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कैसे होती है। ये उसके पास 6p ऑर्बिटल है ना, 6p ऑर्बिटल है, और वो कंप्लीटली डीलोकलाइज है। p ऑर्बिटल अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग को एक प्लेन मान लें तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे 6p ऑर्बिटल होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो अब ये बताओ कि बेंजीन के प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, बेंजीन के प्लेन के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, दोनों जगह होती है ना। तो ये हाफ डेंसिटी अबव द प्लेन, हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन।
तो ये एक नेगेटिव क्लाउड है, बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव क्लाउड। तो आप बेंजीन को मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज अप्रोच करता है, तो उसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं, है ना। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी है नीचे भी है, वो पॉजिटिव चार्ज अबव द प्लेन भी आ सकता है बेंजीन के, और वो पॉजिटिव चार्ज बिलो द प्लेन भी आ सकता है, जैसे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज, है ना। अटैक करने वाला क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। ये प्लेनर है, इसमें आराम से अटैक होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होते हैं ना, टेट्राहेड्रल, मान लो स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, जैसे बॉल टाइप है, और किसी बॉल के सेंटर में अपने को अटैक करना है तो मुश्किल काम है ना। और कोई भी प्लेनर चीज हो और उस पर जाके अटैक करना हो तो रिलेटिवली वो इजी है। तो बेंजीन पे अटैक करना रिलेटिवली इजी होता है, वो स्टेबल है, वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका। इसके बाद बेंजीन को हम कई डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हम ऐसे लिखते हैं मोस्टली C6H6, और नीचे लिखना पड़ेगा बेंजीन। खाली C6H6 लिखा तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे उसके, है ना। या फिर अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने पढ़े अभी, या फिर इसको हाइब्रिड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अभी मैंने समझाया ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो पहले ये लिखो तुम, ये बनाओ और एक ये बना लो। तो लिख लो बेंजीन क्या है हमारा, C6H6, तीन बना लो, ज्यादातर हम यही यूज करते हैं। और ये लिख लो ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन आर इक्वल। और हमारी बेंजीन का नाम क्या है, दीवार बेंजीन, लेडेनबर्ग बेंजीन या केकुलेज बेंजीन, केकुलेज बेंजीन। और केकुले को सपने में कौन दिखा था, सांप। सवाल आ सकता है ना भाई, केकुले के ड्रीम में क्या दिखा, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, ऐसे हाथी। केकुले का सपना। आगे बढ़े। बचपन में हमारे टीवी भी आकाशवाणी आता था, आकाशवाणी नहीं सॉरी, दूरदर्शन आता था टीवी पे। तो उस पर कभी वीक में छोटे छोटे स्टोरीज आती थी हमारे। इतने ये जी टीवी वगैरह तो बहुत बाद में आए, केबल टीवी तो बाद में आया, पहले सिर्फ टीवी में आता था दूरदर्शन। तो उसमें मैं 2-4 कभी सैटरडे संडे 10-15 मिनट के आते थे छोटी छोटी स्टोरी वाले। तो मेरा भी एक सपना था, उस स्टोरीज में दिखाते हैं कि एक आदमी जंगल में जा रहा था, उसका पाँव ऐसे फिसला और गिर गया, और जब हाथ जहाँ गिरे वहाँ खड्डा दिखाई दिया, और उसने खड्डे से ऐसे वो निकाले, सब साफ किया खड्डे को, अंदर से सोने की असरफियाँ भरा मटका दिखाई दिया। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कुछ। केकुलेस ड्रीम और मेरे ड्रीम में फर्क समझ में आ गया तुम्हारे, कि मेरा सपना सपना रह गया और केकुले का सपना पूरा हो गया। आगे बढ़े। सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ये कौन है, बेंजीन है। तो बेंजीन क्या है हमारा, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या है, बेंजीन इज ए लिक्विड। तो सिंपल लिख लो आप, बेंजीन इज ए लिक्विड। लिखा हमने, बेंजीन इज ए लिक्विड। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, मन लगे तो देखते रहना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो बेंजीन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। मेन चीज होता है एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, एरोमेटिक मॉलिक्यूल हैज ए एरोमेटिक रिंग करंट। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर रिंग करंट डेवलप होता है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इसको जानते हो, कौन है ये, डॉक्टर स्ट्रेंज, है ना। उसकी मूवी भी आई थी अभी, एक डबल यूनिवर्स मेटावर्स वाली आई थी ना, वो अरे अपने ही हिस्ट्री से कॉपी किया है सब उन्होंने, ठीक है, मॉडिफाई करके दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं। तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसमें रिंग करंट होता है ना, रिंग करंट होता है। जैसे ये जब बेंजीन की बात कर रहे हैं, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और सभी कार्बन sp2 है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, ऐसा सर्किट पूरा हो रहा है ना।
तो उसमें सर्किट पूरा हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिंग करंट जनरेट हो रहा है, उससे ये हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब सपोज करो, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल की पहचान ये है कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके अंदर क्या होना चाहिए, रिंग करंट। ये दो वर्ड जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो रिंग करंट जनरेट करेंगे एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर वो रिंग करंट जनरेट कर रहे हैं, है ना, जैसे वो क्लॉकवाइज जनरेट कर रहा है, तो ये हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। एक हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि ये जो H है ना, इसके ऊपर दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहे हैं, एक तो इंड्यूस्ड वाला और एक हमारा एक्सटर्नल वाला, है ना। तो अगर बड़ा सा एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये तो बेंजीन है, एक बड़ा एरोमेटिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन उसके रिंग के, सपोज करो ऐसे बड़ा सा कोई है ना, ऐसे एज्यूम कर लो इस टाइप का कुछ है, और एक H अंदर है और सपोज करो एक H बाहर है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना, ये दोनों डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे, यानी टाइप ऑफ हाइड्रोजन उनकी चेंज हो जाएगी। एक हाइड्रोजन वो होगा जिसके अंदर दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और एक वो होगा जिसमें ऐड नहीं होंगे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अपने को समझना है कि भाई अगर ऐसा कोई सवाल पूछे कि बड़ी सी एरोमेटिक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की पोजीशन अंदर बाहर है, तो दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन बेंजीन के सारे हाइड्रोजन कैसे होते हैं, बाहर की तरफ, यानी ऑल 6 हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल, वो सब आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ एरोमेटिक मॉलिक्यूल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर हमको रिंग करंट जनरेट करना है तो वो साइक्लिक मॉलिक्यूल होना चाहिए या ओपन चेन होना चाहिए, साइक्लिक। तो पहली कंडीशन तो ये है कि वो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। अच्छा, रिंग करंट जनरेट करने के लिए पूरा डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, है ना, तो वो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, प्लस वो प्लेनर भी होना चाहिए। अब वो बताओ प्लेनर क्यों होना चाहिए, प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर होगा तभी तो डीलोकलाइजेशन होगा, रेजोनेंस के लिए सारे एटम प्लेन में लाई करने चाहिए ना उसके। तो ये जो तीनों कंडीशन है वो रिंग करंट से समझ में आ रहा है कि अगर बेंजीन में रिंग करंट है, एरोमेटिक में रिंग करंट है, तो वो साइक्लिक होगा, वो प्लेनर होगा, उसमें डीलोकलाइजेशन होगा। और फोर्थ कंडीशन है कि उसके अंदर हक्कल रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड व्हाट इज हक्कल रूल? हक्कल रूल कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब मॉलिक्यूल को एरोमेटिक कहेंगे। 4n+2 ही क्यों, उसका भी एक्सप्लेनेशन है जो अपन आगे करेंगे, ठीक है ना। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n जो हमारा n0 1 2 3, यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एरोमेटिक मॉलिक्यूल में। n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 1 रख दूं तो कितने हो सकते हैं, 6 पाई या 10 पाई या 14 पाई। अगर इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, और प्लस ये सारी कंडीशन है, तो हम क्या कहेंगे, वो मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक है, ठीक है। दूसरे टाइप के एक और मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत अनस्टेबल होते हैं, वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सिर्फ फर्क जो है, इसमें भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, फर्क इतना है कि यहां पे ये अनस्टेबल है, वो एमओटी समझ में आता है क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। तो ये भी साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। हाँ, अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, 4n पाई, वेयर n इज नॉट 0, n इक्वल टू 1 2 3, यानी अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 8 पाई हुए, 12 पाई हुए, तो ये एंटी एरोमेटिक है, और दे आर हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। वो एमओटी से एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक है ना। बाकी कंडीशन सेम है, यानी ये भी साइक्लिक होगा, ये भी प्लेनर होगा, और ये भी डीलोकलाइज होगा। तो तुमको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस समझ में आया, कंडीशंस में क्या डिफरेंस है। उसमें होता है एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एंटी एरोमेटिक में 4n पाई। बाकी तीनों चीज जो है वो सेम रहेगी। और अगर मान लो वो नहीं कर रहा है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कुछ भी नहीं है, इसमें तो फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ होगा ना। क्या रिंग करंट जनरेट हो रहा है क्या, इसमें नहीं हो रहा है। रिंग करंट 4n+2 से हो रहा है एरोमेटिक, रिंग करंट 4n पाई से हो रहा था एंटी एरोमेटिक। तो अगर वो ओपन चेन मॉलिक्यूल है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो तीसरी कैटेगरी है, फिर वो कौन सा हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये बात समझे आप, ठीक है। तो पहले एक बार कंडीशन लिखो, फिर कुछ एग्जांपल लेते हैं। लिखो पहले कंडीशन फॉर एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। एरोमेटिक के लिए ये कंडीशन है, HP का CD वैसे आजकल बंद होगी, HPCD मतलब हक्कल प्लेनर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। तो पहला आप लिखो कंडीशन फॉर एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स।
ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम उसको बोल देंगे वो एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। आगे बढ़े, सिंपल लिख लो साइक्लिक, फिर दूसरा लिखो प्लेनर, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल साइक्लिक, प्लेनर, डीलोकलाइजेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट हक्कल रूल। आगे बढ़े, दूसरा लिखो एंटी एरोमेटिक, स्टेबिलिटी वो अपन एक्सप्लेन एमओटी से करेंगे। दूसरा कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक, कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक लिख लो साइक्लिक, प्लेनर, डीलोकलाइजेशन एंड 4n pi इलेक्ट्रॉन्स। हक्कल रूल में हमारा n 0 1 2 3 है और एंटी एरोमेटिक में n इक्वल टू 1 2 3 है, नॉट 0। आगे बढ़े, और जनरली ऐसा बोल सकते हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से कि अगर वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है तो उसको नॉन एरोमेटिक बोल दो। एक भी sp3 एटम हुआ तो नॉन एरोमेटिक बोल दो। तो अब मैं पहले कुछ एग्जांपल लेता हूं, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये हमारा बेंजीन है, इसमें ये चारों कंडीशन लगा के बताओ। सबसे पहली कंडीशन क्या है, हक्कल रूल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसने हक्कल रूल सेटिस्फाई किया इसने। और सभी, और ये क्या ये प्लेनर है, sp2 कार्बन मतलब प्लेनर, क्या ये रिंग है, साइक्लिक है, और क्या इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये क्या हो गया हमारा एरोमेटिक मॉलिक्यूल। अब एक चीज बताओ कि इसमें से मैं एक पाई बॉन्ड कम कर लेता हूं, एक पाई बॉन्ड मैंने हटा दिया, अब आंसर क्या है, बोलो। क्या ये हक्कल रूल सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा ये प्लेनर है, प्लेनर तो प्लेनर है या नहीं है, ये प्लेनर नहीं है। अब बताओ प्लेनर क्यों नहीं है, क्योंकि ये कार्बन sp3 हो गया ना, एक भी sp3 हो गया तो वो प्लेनर नहीं है, प्लस उसका डीलोकलाइजेशन खत्म हो गया है, कंप्लीट डीलोकलाइज नहीं होगा ना, ब्रेक हो गया वो। तो इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में चला गया, नॉन एरोमेटिक। समझे आप, ठीक है। अगर एक पाई बॉन्ड मैं और हटा दूं, अब ये क्या है, एरोमेटिक है, एंटी है, नॉन है, क्या है, इन सब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो अगर इसमें रिंग करंट जनरेट होगा या नहीं होगा, बताओ। रिंग करंट तब जनरेट होगा ना जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन सारे डीलोकलाइज होंगे ऐसे। इसमें तो रिंग करंट नहीं होगा, प्लेनरिटी भी नहीं आएगी। तो अगेन कौन सी कैटेगरी में चला गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, डी वाला बताओ। ये जो मैंने अभी बनाया है फिनॉल, ये एरोमेटिक है या नहीं है, बोलो।
आपको दिमाग में रिंग करंट रखना है, रिंग करंट ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक लूप बनना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का सर्किल बनना चाहिए, तो रिंग करंट जनरेट होगा, वो एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। अब आप बताओ कि इसमें 4n+2 का लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। ये भाई इससे कोई मतलब नहीं है, लोन पेयर से मतलब नहीं है। एक जो सिर्फ सर्किल के अंदर जो आ रहा है ना, जो सरकमफेरेंस है उस सर्किल का, उसको काउंट करना है बस। समझे आप? ठीक है। तो इसको हम फिनॉल में क्या कहेंगे? 6 पाई साइक्लिक है, प्लेनर है, यस इट इज एरोमेटिक। समझे आप? ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, फिर आपको लिखने का मौका देंगे। ये देखो, एक फेमस है स्टायरीन, इसका नाम है स्टायरीन, जिससे अपन पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीस्टायरीन। इसको देख के बताओ एरोमेटिक है या नहीं है? बोलो, क्या ये एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है? बताओ। हक्कल ने एक स्टेटमेंट बोला था, मतलब उसने एक कहानी बताई थी कि जैसे फुटबॉल का मैच होता है ना, कि फुटबॉल का मैच होता है तो फुटबॉल के मैच में जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री जो है उसके इस टाइप से 4p इलेक्ट्रॉन का लूप बनना चाहिए, 4n+2 का। उस फुटबॉल के मैच के बीच में क्या हो रहा है, उस ग्राउंड के बीच में क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और उस ग्राउंड का जो सर्कमफेरेंस है उसके बाहर क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक लूप बनना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का, वो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या है? ये एरोमेटिक है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पार्ट है, समझे आप? एरोमेटिक मतलब ये नहीं सब काउंट करने हैं आपको। आपको हक्कल रूल में कौन से पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं? जो हमारे रिंग का पार्ट है, जो रिंग के सर्कमफेरेंस पे घूम रहे हैं, उनसे मतलब है। तो जब मैं एरोमेटिसिटी लगाऊंगा तो मैं हक्कल यहां देखूंगा बस। तो क्या इसमें हक्कल रूल सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ? बताओ। यस हुआ। हाँ, अगर मेरे को क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई है, ठीक है। वो तो एरोमेटिसिटी के समय हमने उसमें से 6 पाई देखे, क्योंकि एरोमेटिक में सिर्फ सर्कमफेरेंस को देखते हैं, है ना। ये साइक्लिक है, प्लेनर है, तो बताओ क्या ये एरोमेटिक है? यस इट इज एरोमेटिक। ठीक है। एफ वाला देखो, लिखने का मौका देंगे पूरा। ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब आप बताओ कि क्या ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक। क्या ये प्लेनर है? ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज मतलब प्लेनर, ठीक है। क्या इसमें सारे ये रिंग के एटम डीलोकलाइज हो रहे हैं? यस, डीलोकलाइज हो रहे हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ये पॉजिटिव चार्ज तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें कितने पाई है? 2 पाई। तो क्या इसने हक्कल रूल सेटिस्फाई किया ना? तो क्या ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल हुआ? यस इट इज एरोमेटिक, क्योंकि 2 पाई भी तो हक्कल नंबर है हमारा। समझे आप? अब एक काम करते हैं, इस पॉजिटिव को हटा के नेगेटिव कर देते हैं, या एक sp3 एटम कर देते हैं। अब ये क्या है? अगर रिंग का ये कार्बन sp3 हो गया, तो अब बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है? बताओ। नहीं है। sp3 मतलब वो डीलोकलाइज नहीं होगा ना, रिंग करंट नहीं आएगा अब तो इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में चला गया? ये हो गया नॉन एरोमेटिक। बात समझे आप? ठीक है। लिखेंगे सबको। अब मैं उस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले लेता हूं। अब बताओ ये क्या है? देखो, जब भी लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट होगा ना, अगर लोन पेयर ऐसे डीलोकलाइज हो रहा है, इट विल काउंटेड एज ए पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। जब भी लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज काउंट होगा। तो हमको पूछा जाए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई। आप समझ रहे हो ना, पाई बॉन्ड कभी तो हमारा लोन पेयर बन रहा है और कभी पाई बॉन्ड बन रहा है। भाई ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर बन गया। तो अगर वो डीलोकलाइज हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट होगा। प्लस अगर वो डीलोकलाइज हो रहा है तो उसमें sp2 कैरेक्टर आ रहे हैं, तो sp2 आ रहे हैं मतलब वो प्लेनर काउंट होगा। समझे आप? प्योरली sp2 नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्लेनरिटी में आएगा। तो ये याद रखना है अपने को कि अगर वो डीलोकलाइज हो गया तो उसको हम प्लेनर मानेंगे, उसको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो 4 पाई है, साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन है। ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? ये एंटी एरोमेटिक है। अब बताओ इस बार ये एंटी एरोमेटिक क्यों है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझे आप? ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सबसे स्टेबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना,
पहले अपन आज आइडेंटिफाई करना सीखेंगे एक दो लेक्चर में। आई बताओ, जैसे हम लोग है ना बड़े होने में ढूंढते हैं स्टेबल जॉब, स्टेबल फैमिली, ऐसे ढूंढते हैं ना, ठीक है ना। वैसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, यानी सब कोशिश क्या करते हैं, एरोमेटिक बनने की कोशिश करते हैं या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तो सबसे अनस्टेबल होता है। अब ध्यान से देख के बताओ ये एरोमेटिक है, बताओ कैसे। हाँ भाई, जरूरी नहीं कि आपको सब रेडीमेड बना के दे देंगे, है ना, आपको डीलोकलाइज करके देखना पड़ेगा। इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना, ये लोन पे रेजोनेंस में जा रहे हैं ऐसे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। हो सकता है एनी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी RS में एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है तो वो एरोमेटिक हो गया। इसका मैंने रेजोनेंस किया, अब रेजोनेंस में देखो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है, 6 पाई। 6 पाई है, साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन है, यानी ये कैसा हुआ हमारा एरोमेटिक। यानी आपको कई बार उसका हो सकता है कि इस RS में नहीं दिख रहा हो, किसी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन गया तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एरोमेटिक है। समझे तुम? ठीक है, एक और एग्जांपल समझाते हैं। जे, इस बार जे वाला तुम बताना, इस तो सही बताना एकदम, ये एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। बोलो, ये एरोमेटिक है। कैसे? आपको कोशिश करना है उसको एरोमेटिक बनाने की पहले ना, तो पहले आप कैसे करोगे बताओ। ये लोन पे रेजोनेंस में गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। एनी वन ऑफ द RS हैज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, देन इट इज ए एरोमेटिक। तो ये बन गया माइनस और प्लस, है ना। अब ये लूप बन गया ना हमारे पास 6 पाई का, 6 पाई साइक्लिक प्लेनर, तो ये कैसा बन गया, इट इज अवर एरोमेटिक मॉलिक्यूल। बात समझे आप? कोशिश क्या करनी है, एरोमेटिक बनाने की या एंटी एरोमेटिक बनाने की? एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसके स्टेबल फॉर्म है उसकी। ये बात समझे आप? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। के में देख के बताओ, ये एरोमेटिक है या नहीं है। पहले बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई। क्या इसको अपन पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करेंगे? करेंगे ना, रेजोनेंस में जा रहा हो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट होगा। तो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 6 पाई। साइक्लिक है, सभी sp2 हो गए, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन है। क्या ये एरोमेटिक है? ये सिंपल एरोमेटिक नहीं है। क्या है फिर? ये एरोमेटिक है लेकिन सिंपल एरोमेटिक नहीं है। ये है हमारा इंपॉर्टेंट एरोमेटिक। कौन सा एरोमेटिक है ये? इंपॉर्टेंट एरोमेटिक। समझे आप? इसको याद रखना, 8-10 बार आएगा ये, बहुत सी जगह आपको दिक्कत आएगी, उसका आंसर रहेगा इंपॉर्टेंट एरोमेटिक। ठीक है, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा आगे फ्यूचर में। अच्छा, इसका नेगेटिव अगर गायब कर दिया जाए और खाली ये कर दिया जाए तो बताओ अब ये क्या है। चलो ये क्या है बताओ, नॉन एरोमेटिक है। यहां पाई बॉन्ड लगाएंगे, बताओ ये क्या है, ये भी नॉन एरोमेटिक है। ये सारा sp3 है ना, और ये पाई बॉन्ड है, ये क्या है, ये भी नॉन एरोमेटिक है। एक भी अगर रिंग का कार्बन sp3 हो रहा है तो वो कौन सी कैटेगरी में चला गया, नॉन एरोमेटिक। अब बताओ इसको एरोमेटिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर यहां से H+ निकाल के नेगेटिव बन जाए, वो बन जाए, तो इंपॉर्टेंट एरोमेटिक बन सकता है। और अगर यहां पॉजिटिव कर दिया जाए तो, चलो यहां प्लस बनाया जाए, कार्बोकैटायन, अब क्या है ये, अब ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अब समझ में आ रहा है एंटी एरोमेटिक कैसे हो गया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है, 4 पाई साइक्लिक प्लेनर, ये कैसा होगा हमारा एंटी एरोमेटिक। और अगर ये पाई बॉन्ड एक हटा दूं फिर तो नॉन एरोमेटिक। यानी अगर रिंग का एक भी एटम sp3 हो गया तो वो कौन सी कैटेगरी में चला गया, नॉन एरोमेटिक। बात समझे आप? ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं।
ये क्या है बताओ? एंटी एरोमेटिक के लिए अपन हमेशा ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में कौन से पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं? रिंग वाले, रिंग के अंदर, है ना? रिंग के बाहर मतलब नहीं है, और रिंग के बीच में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। बताओ आंसर क्या है? ये एरोमेटिक है। बताओ कैसे? देखो इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो ऑक्सीजन है, तो पाई बॉन्ड सिर्फ O की तरफ मूव कर सकते हैं ना ऐसे। अगर O की तरफ पाई बॉन्ड मूव किया तो O पे कौन सा चार्ज आया बताओ? नेगेटिव। C पे कौन सा आया? पॉजिटिव। अब बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है? ये 2 पाई। 2 पाई का बन गया ना, उसको छोड़ दो, सिर्फ ये तो काउंट होंगे हमारे। हक्कल रूल में सिर्फ काउंट कौन से होंगे हमारे? ये वाले। तो 2 पाई साइक्लिक प्लेनर, यानी ये कैसा हो गया हमारा? एरोमेटिक मॉलिक्यूल। तो एरोमेटिक बनाने के लिए हम पाई बॉन्ड तोड़ भी सकते हैं और पाई बॉन्ड जोड़ भी सकते हैं। समझ गया? कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो जरा इसको, ये एग्जांपल्स लिखो, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का एक क्लोज लूप ऑफ p ऑर्बिटल इज एरोमेटिक। समझा आप? तुमको पूछा जाए एरोमेटिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं तो तुम क्या आंसर करोगे? कौन से मॉलिक्यूल एरोमेटिक होते हैं, क्या आंसर करेंगे? मॉलिक्यूल हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन ए क्लोज लूप, या रिंग करंट ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक। आगे बढ़े, चारों एग्जाम्पल लिख लिया आपने? कल तो यार आधा दिन मेरा इसी में निकल गया कि कौन सी वेब सीरीज देखूं और कौन सी नहीं देखूं। एक थी वो नेटफ्लिक्स पे आसफा करके, 1-1.5 एपिसोड देखे, मैं बोर हो गया। फिर दूसरी देखी द हेलीकॉप्टर हीस्ट, बड़ा स्लो दिखा रहे थे यार, 1.5 देखी, फिर बोर हो गया। फिर तीसरी देखी जैक रीचर, वो पार्ट 1 देख रखा था, पार्ट 2 में यार वो बातें करने लगा, मैं बोर हो गया। फिर चौथी एक मूवी थी वो देखी 10 मिनट, फिर नींद आ गई। बहुत सारे OTT होने से गड़बड़ हो गई यार। समझ रहे हो अपूर? हमारे बचपन में सिर्फ दूरदर्शन आता था, एक मूवी आती थी संडे को शाम को, कंपलसरी वही देखनी है। फिर पता है आपको सैटरडे को भी आने लग गई मूवी,
इतनी खुशी हुई कि यार हफ्ते में 2 मूवीज आएगी। हमारे घर पे टीवी नहीं था, मोहल्ले में एक था, फिर 2 हो गए थे। वो दूसरा वाला जो टीवी था ना जिसके घर पे, वो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था। काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ा। जिसके घर में टीवी है वो रन आउट नहीं मानेगा, हिट विकेट नहीं मानेगा। काफ़ी साल 1.5 साल चलाया हमने उसको। फिर हमारे घरों में भी टीवी आ गई, फिर हमने सारा हिसाब किताब बराबर किया उससे। उसको 10th बैट्समैन उतारते थे, फील्डिंग में धूप में लास्ट में खड़ा करते थे। उसने भी तो हमारे साथ यही किया था यार। मैंने तो कहा जाने दो यार, लेकिन मेरे साथी थे वो माने नहीं, बोले नहीं हिसाब बराबर होगा। इसलिए कभी किसी का बुरा मत करो। आगे बढ़े। और रिंग में अगर एक भी कार्बन sp3 आ गया तो नॉन एरोमेटिक, और 2 sp3 आ गए तो भी नॉन एरोमेटिक। ऐसा नहीं 2 sp3 आ गए मतलब 2 नॉन एरोमेटिक, या 3 sp3 आ गए 3 नॉन एरोमेटिक। चारों लिख लिए जी तक। अब ये लिखो H एंड I। डीपीपी चल रही है 3-3 करके। आगे बढ़े। जे वाला लिखो। सर्दी का मौसम आ गया, लड्डू उड्डू खाना चालू किया कि नहीं किया तुमने? अरे कैसे काम चलेगा भाई। सब लड्डू बनवाओ घर में बढ़िया, गोंद के, मेथी के। मेथी के तो रहने दो, वो तो बुजुर्ग लोग खाते हैं। ड्राई फ्रूट के बनवा लो, क्योंकि विंटर में हमारे डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है ना। समर में थोड़ी खा सकते हैं, समर्स बॉडी आर मेड इन विंटर। तो इसलिए हमारे घरों में, अपने घरों में जो पुराने ट्रेडिशन है ना, परफेक्टली वही है। ये तो क्या कि इतना आ गया ना 20-30 साल से डिजिटल आ गया, तो सब मतलब अफरा तफरी हो गई।
लेकिन अल्टीमेटली बेसिक वही है कि सर्दियों में खाना चाहिए अच्छे से, उससे है ना आप गर्मियों में आपके जॉइंट्स वगैरह सब सही रहते हैं, विटामिन वगैरह पूरे हो जाते हैं, B12 वगैरह डिपॉजिट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए तुम लोग है ना अपना फेवरेट मनपसंद एक लड्डू बनवा लो, समझ गए? कंपलसरी है, उससे देखना एग्जाम में परफॉर्मेंस आएंगे ज़बरदस्त। तुमने खाना खाया नहीं खाया? खा लिया ना, तुम तो 2 लड्डू बनवाओ, है ना, एक दोपहर में खाया करो और एक सुबह खाया करो भूखे पेट। भूखे पेट उठते ही लड्डू खा लिया करो, उससे एब्जॉर्प्शन मिनरल्स वगैरह के होते हैं ना, बहुत अच्छे से होता है। ये चाय कॉफ़ी का ड्रॉबैक क्या है? चाय कॉफ़ी का ड्रॉबैक ये नहीं है कि ये मतलब एसिडिटी क्रिएट करती है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कैफ़ीन है। कैफ़ीन हमारे बॉडी के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो जैसे आपने बादाम बढ़िया से खाए, आपने चाय पी ली, तो एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा, उसका फ़ायदा ही नहीं होगा बॉडी को। मतलब अपने घर में कहता है ना, इसके तन को कुछ लगता ही नहीं है कि वो चाय कॉफ़ी पी लेता है। अरे तुम लोग सुन रहे नहीं सुन रहे हो? क्या बनवाना है? लड्डू बनवाना है और उसकी फ़ोटो खींच के ग्रुप में डालनी है कि ये लड्डू बने, तभी पता चलेगा मेरे को। कंपलसरी है, होमवर्क का पार्ट है। और जो लड्डू नहीं बना पाएगा उसको 5,000 रुपये कैश फाइन है। और पेटीएम या पेटीएम ऑनलाइन भी कर सकते हो, मैं शेयर करूंगा बारकोड। हर हफ्ते का फाइन है ये। वो भी घर के बने हुए लड्डू, दुकान वाले नहीं चाहिए, पूरा ऐसे ही दुकान में जाके फोटो खींच के भेज दो मेरे को। क्यों भाई जैन, सही है ना? आज तो कुरियर सेवा है, लड्डू बना के पैकेट बना के भेज देंगे। आजकल कुरियर में सब कुछ भेजते हैं, इंसान ही भेज देते हैं। लड्डू क्या है? इंसान बोलो, हाथी बोलो, ट्रक बोलो, सब पैक होके जाता है आजकल। आगे बढ़े तो ये अपने को याद रखना है कि ये सिर्फ एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट एरोमेटिक। और एक वो स्टेटमेंट भी लिखना है आपको कि लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इज काउंटेड एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो उसको कैसे काउंट करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इज काउंटेड एज ए पाई इलेक्ट्रॉन। ये तीनों लिख लिए। L इज नॉन एरोमेटिक, M इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, N वाला भी लिख लो। N वाले से हमने क्या सीखा? एरोमेटिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बॉन्ड तोड़ भी सकते हैं और बॉन्ड जोड़ भी सकते हैं। चलें फिर, आज इतना ही हो पाएगा। कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी 2-3 लेक्चर इसको करेंगे ना, 3-4 लेक्चर लगेंगे इसमें। कल इसकी प्रैक्टिस, फिर उसके बाद थोड़ा इसका एडवांस लेवल, फिर उसकी प्रैक्टिस। कल रात को 9:30 बजे मेरे पास एक SMS आया। मैं क्या संडे को व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ। 9:30 बजे SMS आया एक बच्चे का कि मैं 2 घंटे के लिए कोटा में वो मिलना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला यार मतलब तू कहाँ है? तो फिर मैंने तुरंत व्हाट्सएप खोला और उसको लोकेशन भेजी। उसने, वो 6 किलोमीटर दूर यहाँ से था, यहाँ शिवपुरी धाम करके कोई है, वहाँ पे था। तो उसने कहा मेरे को 11:30 मेरी ट्रेन है, जाना है। उसने 2010 में यहाँ पढ़ता था। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने एड्रेस भेजा घर का, मैं तो आ सकता है तो आ जा, अगर तो ट्रेन नहीं छूटे तो वो आ गया तुरंत। 15 मिनट बोला, 15 मिनट का रास्ता आया। वो काम करता है अमेजॉन न्यूयॉर्क के अंदर। उसका नाम हेमंत है, 2011 में वाइब्रेंट में था। तो उसने एक बहुत अच्छी बात बताई है ना, बाकी बातें तुम्हारे काम की नहीं है, एक ही बात काम की है। तो वो कह रहा था कि वो US क्यों गया, वो तो खैर सीधी बात है। बोला यार बेंगलोर में या दिल्ली में धूल मिट्टी खाऊंगा, इससे बढ़िया अच्छी हवाई खा लूँ, यहाँ रुपये कमाऊँगा, इससे अच्छा डॉलर ही कमा लूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट, उसके फादर टीचर हैं राजस्थान में।
तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, है ना। तो मैंने उसको बोला यार कोई बच्चा है, मतलब अब जो बच्चे जा रहे हैं उनको मान लो पैसा कमाना है, वहाँ जाना है, तो ईजी तरीका क्या है। तो उसने कहा कि अंडर ग्रेजुएट में जाएंगे ना तो बहुत खर्चा होता है, जैसे ना 40-50-60 लाख रुपए खर्चा है 3-4 साल का, 2-3 करोड़ रुपए यूँ खर्च हो जाएंगे। यहाँ आईआईटी में तो सरकारी फैसिलिटी है, सरकारी है ना, आईआईटी क्रैक करते ही आप 2-2.5 करोड़ सरकारी मेहमान हो गए, जवाई हो गए आप। तो आप आओ आईआईटी करो, 2-2.5 करोड़ कुछ नहीं देना, 2-4 लाख रुपए फीस है ना। और यही सेम लेवल की एजुकेशन वहाँ होती है तो 50 लाख 60 लाख फीस है। तो उसने कहा कि आप मास्टर्स करने वहाँ हो, जैसा ट्रेडिशन है पिछले कई सालों से। और मास्टर में उसने कहा आजकल वहाँ पे 1.5 साल के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं 18 महीने के, कि वो आप कर लो, और उन कोर्सेज के साथ 3 साल का वर्क वीज़ा वो अटैच्ड है। तो आप मास्टर करते हो तो 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है, फिर आप जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी एक्सटेंशन दे देती है। तो जैसे वो अमेजोन में काम कर रहा है ना, तो उसको 3 साल हो गए थे तो कंपनी ने नेक्स्ट उसको 4 साल का एक्सटेंशन दे दिया, कंपनी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देती है। तो उसका एम ये है कि मेरे को 10-15 साल रहना है बस, उसके बाद में वापस अपने घर आके मतलब रिटायर होना है, उसका 15 साल का प्रोग्राम है। तो उसने कहा सबसे ईजी तरीका है कि जब आप मास्टर्स करने जाते हो, थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिल गया और मान लो नहीं भी मिला तो आपको 30-40 लाख रुपये फीस लगेगी, थोड़ा ठीक ठाक जगह जाओगे, लिविंग कॉस्ट भी 25-30 लाख में 70-75 लाख रुपये आपके लगेंगे, लेकिन वहाँ आपकी आगे की जॉब की वो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। और आप यूजी कोर्सेज के थ्रू जाते हो तो करोड़ों लगेंगे और फिर जॉब में भी दिक्कत आती है। तो सबसे बेस्ट तरीका मास्टर्स करने का, और वो भी छोटे कोर्स लेने का। समझ गए तुम? ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद।